क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। फिलहाल जहांगीरपुरी का जिक्र करते हैं, जहां अब तोड़फोड़ नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रोक लगाई थी उसे आगे बरकरार रखने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी इस बात पर भी जताई कि जब उन्होंने आदेश दे दिया था तो उनके आदेश के करीब 1.5 घंटे बाद तक एमसीडी वहां अतिक्रमण हटाओ यानी अपने बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों करती रही। उन्होंने कहा, हम इसका गंभीरता से संज्ञान ले रहे हैं और इस पर गंभीरता से फैसला भी सुनाएंगे। यहां आपको बता दें, आज कई तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। जहां ऑथोरिटीज थे उनका कहना था कि हमने टेबल, कुर्सी और बाकी चीजें हटाने के लिए वहां पर अतिक्रमण चलाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उसके लिए आपको बुलडोजर यानी जेसीबी मशीनों की जरूरत है। यह भी एक आरोप लगा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सौरभ शुक्ला है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे पास, उनके पास चलते हैं। सौरभ, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह का रुख या किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको वहां से मिली? देखिए, इस वक्त इलाके में शांति है और सब जो यहाँ के इलाकाई लोग हैं वो सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पुलिसिया बंदोबस्त है, ये बैरिकेड हैं, ये जो सीएपीएफ के लोग हैं, पुलिस है, वो यहाँ से ख़त्म हो ताकि जो लोग अपनी रोज़मर्रा की काम है वो कर सकें, नौकरी पर जा सकें, उनकी दुकानें खुल सकें। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं जो रोज़ कमाने खाने का काम करते हैं। इनकी रेडी पटरी भी टूटी हैं, वो भी इसी आय वर्ग से आते हैं। तो उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से पुलिस बंदोबस्त खत्म हो जाए, क्योंकि अब 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है, यथास्थिति बनी रहेगी। तो 2 हफ्ते तक कोई डेमोलिशन नहीं होगा। तो ज़रूर यहाँ पुलिस रहे, लेकिन रास्ते खोल दिए जाएँ। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को 5 सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर में एक डीसीपी लेवल का अधिकारी है जो सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। तो लोगों को आने जाने की अनुमति कम है, दुकानें सारी बंद कर दी गई हैं। तो ये एक असुविधा लोगों को ज़रूर हो रही है। तो फिलहाल सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये हटे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है उसको लेकर के भी वो सुनवाई करेंगे। और सख्त है कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर डिमोलिशन की प्रक्रिया चलती रही, इस पर भी सख्त रुख अख्तियार किया है कोर्ट ने। तो इतनी टिप्पणी के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद एक दिन पथराव की बात आई थी सामने, लेकिन तब से पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई है। शांतिपूर्ण माहौल है। सब यही चाहते हैं कि यहाँ से पुलिस बस बंदोबस्त कम हो तो लोग अपने काम में, रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य रूप से लौटें। सौरभ, जिनका सब कुछ उजड़ गया कल के उस ड्राइव में, उनके बारे में जरा बताइए। देखिए, वो सब अपने घरों में हैं, चुप हैं। उनको बिल्कुल पुलिस ने कह दिया कि मीडिया से दूर रहें। और जहां पर ये बुलडोज़र चले थे वहां पर अब मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। सुबह भी हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी शारिक, कि बिल्कुल मीडिया को वहां से हटा दिया गया है। आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन भी जब उन विक्टिम से मिलने आया तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनको भी बैरिकेड के आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो पूरे इलाके को पुलिस ने बिल्कुल सैनिटाइज करके रखा है। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस सजग होती, पुलिस सही से अपना काम करती तो ये हिंसा ही नहीं होती। अगर वो उस प्रोसेशन की इजाज़त नहीं देती या पहले से ही देख लेती कि अगर मस्जिद में पत्थर रखें या पेट्रोल बम रखें या लोगों के पास हथियार हैं, तो पुलिस के ये भी एक गलत रवैया है कि मीडिया को गैग नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जो इनकी रेडी पटरी टूटी है, जिनका नुकसान हुआ है गरीबों का, उनके कम से कम दुख तकलीफें भी सुनी जा सके और सुनाई जा सके। शारिक, शुक्रिया सौरभ। आप बता रहे थे सैनिटाइज किया गया है उस इलाके को, लेकिन वहां ना जाने देने की वजह है कि जो सच लोगों के सामने पहुंचना चाहिए वो सच पुलिस और प्रशासन नहीं चाहता कि मीडिया यानी आपके जरिए, हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया आपका। कल एमसीडी कार्रवाई में जिन लोगों की दुकानें गिराई गई उनमें से एक हैं दिलीप सक्सेना। उनका कहना है कि उन्हें यह दुकान एमसीडी की तरफ से ही अलॉट की गई थी। कार्रवाई के वक्त वो अपने कागज दिखाते रहे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये जो कागज आप देख रहे हैं ये सरकारी कागज हैं। जी। और हमारे साथ सक्सेना साहब हैं, ये बताएंगे इनकी कल जूस की दुकान दहा दी गई, उनका छज्जा, उनके बोर्ड और उनके स्टॉल पर भी बुलडोजर चला है, उनके शटर पर बुलडोजर चला है। और ये कागजात हैं, ये एमसीडी की अलॉटेड दुकान थी इनकी। तो जो कोर्ट में आज एमसीडी ने कहा कि उन्हें मलबा हटाने, कुर्सी हटाने के और स्टॉल हटाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप
ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करते हैं उसके लिए आपको इजाज़त लेनी होगी, और इनका वो ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था। इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दलीप सक्सेना है। दिलीप जी, किस चीज़ की दुकान है? दुकान दिल्ली फ्रूट जूस के नाम से दुकान है मेरी, और मेरे पास ये प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ मैं, जो है ये देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ये और भी रसीदें हैं मेरे पास, ये तो मैं थोड़ी लेके आया हूँ। ये मेरे पास एमसीडी का लाइसेंस है, दिल्ली फ्रूट जूस के नाम से दुकान है जी। ये देखिए, इसमें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है, हाँ, ये सारा है मेरे नाम से, दिलीप कुमार के नाम से लिखा हुआ है दिल्ली फ्रूट एंड शुगर केन जूस। तो लाइसेंस उनको उसी नाम से दुकान चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कल जब आपके पास आया ये बुलडोजर आपकी दुकान पे, आपको कुछ वक्त दिया गया, कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है, हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। और ये मेरे पास सिवर की रसीद है, और ये क्या नाम है, जो है ये मेरे पास दिल्ली डीडीए की, जो है डीडीए में किराया जमा होता था इसका पहले। मेरा 1.5 फुट छज्जा था, आज अभी भी आप नाप सकते हो। 1.5 फुट छज्जे को भी तोड़ दिया गया भाई। 2.5 फुट छज्जा पूरी दिल्ली में अलाउड है, बल्कि 4 फुट को भी नहीं छेड़ते किसी भी मकान का। आप छज्जा देख लीजिए। सरकार के वकील तो कह रहे हैं कि जो जिनकी दुकानें टूटी हैं वो कोर्ट में आए नहीं, क्योंकि उनके पास कागज नहीं दिखाने के लिए। अरे कागज है हमारे पास, कहाँ कौन से कोर्ट में जाना है? आप जाएंगे कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे। हम मुआवजे की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले क्या कभी यहाँ पर बुलडोजर चला है? नहीं, हमारे पहले तो 50 बार बुलडोजर आया, लेकिन वही गत्ते बत्ते और यही उठाते थे। हमारी दुकान से कोई मतलब नहीं होता था। 100 बार आया, ये अब की बार ही ऐसा हुआ है। ठीक है। तो सक्सेना, दिलीप सक्सेना साहब ने कागज़ दिखाए हैं सारे उनके साथ में। उनका कहना है कि हर कागज़ उनके पास, उन्होंने सारी फीस जमा की, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जो कोर्ट में कल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उन लोग आए नहीं जो कल जिनके यहाँ डेमोलिशन हुआ है, क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कागज़ लेके खड़े हुए हैं, फीस भर के खड़े हुए हैं, अलॉटेड ज़मीन थी। तो अगर इनका कंस्ट्रक्शन हटाना है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, नोटिस देना पड़ेगा आपको। तो कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो नहीं की गई है, ये बात यहाँ पर प्रूव होती है। ये एक तथ्यात्मक कागज़ है इनके पास जो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कागज़ थे, और उसके बाद भी इनकी दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी। गुजरात के बडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात के पालमपुर से गिरफ्तार किया। उन्हें कल देर रात 11:30 बजे पालमपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश मेवानी की टीम का कहना है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई। टीम के मुताबिक जिग्नेश मेवानी को असम में उनके खिलाफ दर्ज किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और अहमदाबाद लाया गया। जिग्नेश मेवानी की टीम ने आशंका जताई है उन्हें असम पुलिस को सौंपा जा सकता है। महाराष्ट्र में प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर नया बखेड़ा चल रहा है। इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। जल्द ही राज्य का गृह मंत्रालय इसको लेकर एक नियमावली भी लाने जा रहा है। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुंबई के तकरीबन 70% मस्जिदों ने सुबह की आजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल या तो बंद कर दिया है या फिर उसकी आवाज को तय सीमा के भीतर कर दिया। मुंबई में ये दावे कितने सही हैं, इसकी पड़ताल की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के विवाद के बीच एक खबर आई है कि मुंबई की 70% मस्जिदों ने अब लाउडस्पीकर से अजान करना बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिल्कुल भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, ये जानने के लिए आज हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में आए हैं और सुबह के 5 बजने को है और थोड़ी देर में अजान होनी है। हम जानबूझकर मस्जिद से थोड़ी दूर खड़े हैं। अगर अजान लाउडस्पीकर पर नहीं होगी तो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, और अगर लाउडस्पीकर पर होगी तो हम इस मोबाइल में एप्लीकेशन के जरिए देखेंगे कि उसका डेसिबल लेवल क्या है। और ये मस्जिद में अजान शुरू हो चुकी है और बाकायदा हमें यहाँ सुनाई पड़ रही है, यानी कि लाउडस्पीकर से हो रही है। तो हम देखते हैं कि इसका डेसिबल लेवल क्या है। इस इलाके में और भी मस्जिदें हैं, तो हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि उन मस्जिदों में क्या लाउडस्पीकर से अजान हो रही है और उसका अगर लाउडस्पीकर से हो रही है तो उसका डेसिबल लेवल क्या है।
हमने देखा कि इलाके के लगभग सभी मस्जिदों से अजान की आवाज़ बाहर सड़क पर सुनाई पड़ रही थी। मतलब ये कि अजान लाउडस्पीकर पर ही हो रही है और डेसिबल लेवल भी जो हमने पाया वो 75 से 80 के करीब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और डेसिबल लेवल जो है उसकी भी सीमा जो तय की गई है वो कारोबारी यानी कि कॉमर्शियल जो इलाके हैं वहाँ पर रात में 55 dB और जो रिहायशी यानी कि रेसिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर रात में 45 dB है। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी सांप्रदायिक पोस्ट की भरमार हो गई है, जो वर्तमान माहौल में आग में घी का काम कर सकती है। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने ऐसी पोस्ट की पहचान कर उन्हें डिलीट करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल की स्पेशल आईजी यशस्वी यादव के मुताबिक 1 महीने से कम समय में अब तक ऐसी 700 सांप्रदायिक पोस्ट की पहचान कर कार्रवाई की जा चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मंसूबा रखने वालों सावधान। महाराष्ट्र साइबर की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट सब देख रही है। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं, इस तरह के कीवर्ड डालते हैं और जैसे ही कीवर्ड पकड़ में आता है कि कुछ इस तरह का है जो कि इस समय ट्रेंड कर रहा है या फिर जो आपत्तिजनक हो सकता है, उसके बाद उस पोस्ट को पढ़ते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो आगे रिपोर्ट की जाती है और फिर उसे आगे की जो अगली प्रक्रिया जो होती है वो डिलीट करने से लेके अकाउंट तक डिलीट कराने की जो बातें हैं वो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पिछले 15 दिनों में हमें देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में। और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसरों को लिखकर पोस्ट उतरवाया जाता है और फिर जरूरी हुआ तो उसकी प्रोफाइल मंगाकर स्थानीय साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने को लिखा जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र साइबर ने एक और नायाब तरीका निकाला है, जिसमें सेक्शन 149 सीआरपीसी के तहत हम उस क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को जो ऐसी कम्युनल हेट्रेड की पोस्ट फैला रहा है, उसको 149 सेक्शन सीआरपीसी के तहत हम उसी के इनबॉक्स में वार्निंग दे देते हैं। तो हमने देखा है कि एक बार उसको वार्निंग मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ही इज बीन ट्रेस्ड बाय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और वो अपनी क्रिमिनल गतिविधियों को लगाम लगा लेता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस फिल्टरिंग प्रोसेस के जरिए पिछले 4 महीने में 400 लोगों को नोटिस इनबॉक्स दी जा चुकी है, 300 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और तकरीबन 12,000 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करवाए जा चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।